नमस्ते। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यही था, एक फिक्स्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया हुआ था, एक रॉड था जो रोटेट हो रहा है। और मैंने पूछा था इसी इंस्टेंट पे जब रॉड का ओरिएंटेशन इस टाइप का है, तब बताइए कि VC माइनस VD क्या है। दिस वॉज माई क्वेश्चन। तो क्लियर दिख रहा है कि रोटेशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। सिर्फ फर्क क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। सो व्हाट वी विल डू, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। उसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई एक सेगमेंट एज्यूम कर लेते हैं। आप वायर से भी लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ये आपका हो जाएगा dx। इसकी वेलोसिटी किधर आएगी, देखिए ऊपर की तरफ आएगी, ओमेगा इंटू एक्स। वी क्रॉस बी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर किधर बन रहा है, इनटू द बोर्ड। वी क्रॉस बी के हिसाब से सी हाई पोटेंशियल बन रहा है और डी लो पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है? तो इसकी भी जो बैटरी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, इस पार्ट की ऑफ डीवी। क्या लिखोगे आप डीवी को, लेंथ इस पार्ट की dx, वेलोसिटी ओमेगा एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर एट दिस लोकेशन विल बी म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई a प्लस एक्स, वायर से जो डिस्टेंस है इसका, ठीक है? इसे इंटीग्रेट करेंगे अपन, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगी? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगी आपकी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो ये एंड आपका x इक्वल टू 0 है और ये हो जाएगा x इक्वल टू l। तो लिमिट जाएगी आपकी 0 से l तक। सॉल्व करिए तो क्या आएगा अपने पास, VC माइनस VD इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा बाहर डिवाइडेड बाई 2 पाई, अंदर बच गया x डिवाइडेड बाई x प्लस ए, ठीक है, इंटू dx। तो आपको ये इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा, सिंपल प्लस ए माइनस ए करके इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 टू l। तो इसे सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन यूज कर रहा हूं मैं, तो x प्लस ए माइनस ए ऐसे लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा, VC माइनस VD इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। पहला टर्म आ जाएगा आपके पास 1 और दूसरा टर्म आ जाएगा a डिवाइडेड बाई x प्लस ए इंटू dx। अब म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा a ln x plus a, limits from 0 to l. So you'll have this term mu naught I naught omega divided by 2 pi. मैं इंडिविजुअल लिमिट पुट कर दे रहा हूं इंस्टेड ऑफ राइटिंग, ठीक है? इसको सॉल्व करके मिलेगा l माइनस ए, बाहर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये l प्लस ए माइनस एल एन ए आएगा, विच विल बिकम l प्लस ए बाई ए। So this will be your answer of VC minus VD. So in this situation you can see कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल था और रोटेशन का केस है तो वेलोसिटी तो डिफरेंट थी ही। सो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते और नया क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एट t इक्वल टू 0 द लूप इज starting from rest with constant angular acceleration। डायग्राम आपको दिया हुआ है, बना लीजिए। तो
there is no magnetic field on this side, okay, and there is a uniform magnetic field on this side. इसकी वैल्यू भी b लेनी है आपको, and it is like this into the board. Now a semicircular loop is there, a semicircular loop which is hinged at its center. This is hinge. ठीक है, इसकी रेडियस, इट्स ए semicircular loop, रेडियस r, और ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है अल्फा से, ओमेगा इनिशियल आपको 0 दिया है, एंड दिस इज द ओरिएंटेशन t इक्वल टू 0 मूवमेंट. आगे लिखे, फाइंड EMF induced as function of time, and plot graph of EMF versus time, consider clockwise sense positive for induced EMF and anti-clockwise negative. Okay, think how will you solve this question? तो आपके पास दोनों टूल है, मोशनल EMF एज वेल एज फैराडे लॉ. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? देखो, मोशनल EMF से अगर करने जाएंगे तो ये मत सोचना कि ये लूप है, इसमें नेट EMF 0 आएगा, बिकॉज इन दिस केस इट इज नॉट ऑलवेज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आप देखिए, एक मोमेंट ऐसा होगा, कोई भी t इक्वल टू t पे अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, सो इट विल बी लाइक दिस. सो इतना हिस्सा इसका इधर आ गया होगा, कुछ हिस्सा इधर बचा हुआ होगा. यू कैन फील इट कि ये कैसा दिखेगा आपको. ये इसका डायामीटर कुछ इस तरीके से. अगर मैं इसे घुमाऊंगा इधर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा किसी भी टाइम पे. तो देखिए, इस लूप का सिर्फ इतना पार्ट ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, ओनली दिस मच, किसी भी टाइम t इक्वल टू t पे. बाकी सब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा लूप किसके अंदर होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फिर नीचे से वो बाहर निकलना चालू होगा. तो बेसिकली यहां पे EMF इंड्यूस होने का जो कॉज बन रहा है, वो बन रहा है कि एरिया बदल रहा है. कौन सा एरिया बदल रहा है? जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज्ड है. स्टार्टिंग में बिल्कुल भी एरिया एक्सपोज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में. धीरे धीरे एरिया एक्सपोज्ड बढ़ रहा है. कहां तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि लूप इस तरीके से आ जाए, पूरा का पूरा लूप इस साइड आ जाए. ठीक है, ये एक इंस्टेंट आएगा आपके पास. सपोज ये t इक्वल टू कोई भी t है, ये t इक्वल टू कोई दूसरा t हो सकता है, मान लीजिए t1. उसके बाद ये बाहर निकलना चालू करेगा. सो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फैराडे लॉ को यूज करके, क्योंकि मुझे सीधा सीधा यहाँ पे क्या दिख रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उससे हम सीधा सीधा इंड्यूस्ड EMF निकाल सकते हैं. मोशनल के लिए आपको इस पोर्शन की लेंथ भी चेंज हो रही है, द लेंथ एक्सपोज्ड इन दिस पार्ट. जो सर्कुलर वाला पार्ट है, उसकी लेंथ भी अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में वो भी बदल रही है. सो मैथमेटिक्स फालतू में टफ रहेगा वहां पे. सो क्या यूज करने वाले हैं अपन? फैराडे लॉ. अब फैराडे लॉ कैसे यूज करें? तो हम लिखेंगे किसी भी टाइम पे एट t इक्वल टू t व्हाट इज फ्लक्स एसोसिएटेड. तो अगर मैंने फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, तो फिर मेरा इंड्यूस्ड EMF निकल जाएगा. अब फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे? अपन सोचेंगे किसी भी टाइम पे
how much area is exposed, how much is this area. So you can check, this is nothing but area of an arc. Yes, और अगर मैं एंगल लिख लूं यहां पे कि ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो दिस आर्क इज मेकिंग एन एंगल थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट द एंगुलर और एंगल टर्न इन टी सेकेंड, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे ये ब्लू वाला डायग्राम है, टी इक्वल टू टी पे ये रेड वाला है, तो ब्लू से रेड तक जाने में कितना टाइम मिला है, टी, तो दिस इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो पहले तो अपन फाई लिख लेते हैं, तो फाई निकल के आ रहा है अपने पास हाफ ऑफ, क्या होता है एरिया ऑफ ए सेक्टर, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, यही होता है. सो अब थीटा क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ये लिखेंगे अपन रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स से. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. यस, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. कहां से कहां, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी. ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को थीटा, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर. इसे अपन यहां पुट कर देंगे, तो फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा कितना, फ्लक्स विल कम आउट टू बी हाफ आर स्क्वायर इंटू हाफ अल्फा टी स्क्वायर. सो फॉर दिस phi comes out to be what, 1/4 okay into r square into alpha into t square. ये तो आ गया फ्लक्स. अब इससे देखने से तो मुझे लग रहा है कि भाई ये फ्लक्स बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ, बट इज इट सो? नाउ हाँ, बढ़ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, पर उसके बाद फ्लक्स वापस से क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा. यस, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फिलहाल कितनी आएगी, डी फाई बाई डी टी कितनी आ रही है, लेट अस कैलकुलेट डी फाई बाय डी टी. व्हाट वी आर गेटिंग, 1/4 आर स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर की जगह 2t, तो ये आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर अल्फा टी बाई 2 द डी फाई बाई डी टी. सो वेरिएशन ऑफ ईएमएफ आएगा तो कुछ इसी तरीके का, बट समझते हैं कि कब क्लॉकवाइज और कब एंटी क्लॉकवाइज. अब आप मुझे ये बताओ कब से लेके कब तक इसका एरिया बढ़ता रहेगा. तो t इक्वल टू 0 पे कोई एरिया एक्सपोज नहीं है, एक टाइम आएगा t इक्वल टू t1, और वो कितना टाइम आएगा, जब ये कितना एंगल टर्न कर ले रहा है, 180 डिग्री, यू कैन चेक, तब तक एरिया बढ़ता रहेगा. सो यहां पे मैं इन दिस एक्सप्रेशन मैं सिर्फ टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, थीटा को लिख दिया, या लेट मी राइट लाइक दिस, t इज इक्वल टू 2 थीटा बाय अल्फा का स्क्वायर रूट. तो पहला टाइम आएगा आपके पास रूट ऑफ 2 पाई बाय अल्फा, जब इस लूप का ओरिएंटेशन इस तरीके से आएगा. यस, उसके बाद अगला इंस्टेंट आएगा, वापस ये एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, इट विल बी 4 पाई बाय अल्फा. फिर तीसरा ग्रीन वाला ओरिएंटेशन आएगा, रूट ऑफ कितना एंगल टर्न कर चुका होगा, 3 पाई, सो इट विल बी 6 पाई बाय अल्फा. इस तरीके से चलता रहेगा. तो मैं यहां समझा सकता हूं आपको कि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t1 you can check which is root of 2 pi by alpha, phi is increasing. yes, एरिया बढ़ता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, phi बढ़ रहा है. अब समझिए सेंस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, तो phi बढ़ रहा है, phi बढ़ रहा है, तो इंड्यूस होने वाला जो फील्ड है वो इंड्यूस करने वाले फील्ड के अपोजिट आएगा, यही लेंज लॉ बोलता है. ठीक है, अगर फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड फील्ड विल बी अपोजिट टू द इंड्यूसर फील्ड. ठीक है, अब इंड्यूसर फील्ड किधर है, इधर इनटू द बोर्ड, तो यहां पे जो इंड्यूस होगा फील्ड वो किधर आएगा, आउट ऑफ द बोर्ड. यस, तो आउट ऑफ द बोर्ड फील्ड बनाने के लिए थिंक कि how should be the induced current sense. Here you need out of the be induced. तो out of the board बनाने के लिए जो induced current है वो इस तरीके से बनेगा. ठीक है, और ये कौन सा सेंस बन रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज. कैन चेक. सो व्हेन phi is increasing you can write I induced is
एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने पॉजिटिव किसे लेने के लिए बोला है? इफ आई चेक, तो पॉजिटिव बोला है मैंने क्लॉकवाइज सेंस को। तो फिर यहाँ पे मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो निगेटिव आएगा, ई इंड्यूस्ड, क्योंकि फेराडे लॉ में जो माइनस प्लस लगाते हैं अपन, वो माइनस प्लस सेंस ऑफ ईएमएफ ही बताता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ आर स्क्वायर अल्फा टी बाई टू। अच्छा भाई, दूसरा इंटरवल कहां से कहां? टी इक्वल टू टी वन, दैट इज रूट ऑफ टू पाई बाय अल्फा से t इक्वल टू t2, दैट इज रूट ऑफ 4 पाई बाय अल्फा। ठीक है, मतलब ग्रीन वाले से लेके वापस ब्लू वाले तक फाई इज डिक्रीजिंग, फाई इज डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज इंड्यूसर फील्ड। तो यहां पे जो इंडक्शन होगा, क्योंकि फील्ड अंदर चाहिए, कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। सो हियर आई इंड्यूस्ड will be clockwise। ठीक है, आई इंड्यूस्ड अगर क्लॉकवाइज है तो फिर आपका जो ई इंड्यूस्ड है वो प्लस के साथ आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। सो आर स्क्वायर अल्फा टी बाई टू। सो कैन वी प्लॉट, लेट अस प्लॉट द ग्राफ ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम। सो सी व्हाट वी विल गेट। तो इसे प्लॉट करते हैं। टी ई इंड्यूस्ड, तो ई इंड्यूस्ड के दो फंक्शंस हमारे पास लिखे हुए, एक है माइनस आर स्क्वायर अल्फा टी बाई टू, दोनों स्ट्रेट लाइन ही है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले अपन दोनों स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा पार्ट किधर ट्रू रहेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास ये, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज करस्पॉन्डिंग टू आर स्क्वायर अल्फा टी बाई टू, और दूसरी स्ट्रेट लाइन जस्ट नेगेटिव स्लोप के साथ, उतना ही एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ये है करस्पॉन्डिंग टू माइनस आर स्क्वायर अल्फा टी बाई टू। अब कब कौन सा प्लॉट फॉलो होगा वो देखिए। पहले इंटरवल में 0 से लेके यहां तक कौन सा ग्राफ फॉलो होगा? नेगेटिव वाला। तो ये t इक्वल टू 0, ये अपने पास t1 है, ठीक है, विच इज रूट ऑफ 2 पाई बाय अल्फा। ये आपके पास t2 है, विच इज रूट ऑफ 4 पाई बाय अल्फा, लाइक दैट। सो फिलहाल जो कर्व फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? नीचे वाला, नेगेटिव। सो दिस विल नॉट बी देयर। उसके बाद t1 से लेके t2 तक जो कर्व फॉलो हो रहा है वो कौन सा है? ऊपर क्लॉकवाइज ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, सो दिस विल नॉट बी देयर। उसके बाद अगला इंस्टेंट, ये आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर अगला राउंड t3, इट विल बी रूट ऑफ 6 पाई बाय अल्फा। यहां पे कौन सा कर्व फॉलो होगा आपका? यू कैन चेक, फर्स्ट के जैसा फॉलो होगा यहाँ पे, सो दिस विल नॉट बी देयर। ओके, अगले इंस्टेंट पे आप सोच सकते हैं कि कौन सा पार्ट फॉलो होगा, एंड सो ऑन। सो मैं सिर्फ इसी इंस्टेंट तक ही ड्रॉ कर दे रहा हूं। फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल अगर जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है, फिफ्थ इंटरवल अगर आएगा तो इधर जाएगा, लाइक दैट। तो ये भी एक कैसा वोल्टेज क्रिएट हो रहा है? ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, बट नॉट कंटिन्यूअस, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, एक पीरियड के लिए नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और उसमें भी वेरिएबल, एंड देयर इज अ सडन चेंज। पर जो हमारे घर पे आता है वो साइनोसॉइडल एसी होता है, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, उसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं, एब्रप्ट चेंजेस नहीं होते हैं। बट आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, this question, there is a rail setup. मैग्नेटिज्म में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, कुछ वैसा ही है ये. These are conducting rails and there is a slider. There is a slider and this is horizontal plane. This plane is horizontal plane. Now let us write the information. There is a magnetic field which is in this direction everywhere. This is uniform. And these are smooth conducting rails. Smooth conducting rails. इनका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है. Alright. Now this slider की इंफॉर्मेशन बता दूं आपको. स्लाइडर, इसका लेंथ है L, इसका भी रेजिस्टेंस है सेम कैपिटल R. Okay, it is projected with velocity v naught. इसे क्या कर दिया, यहां पे रखा हुआ था और इसे v naught वेलोसिटी देके छोड़ दिया. तो मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, क्या ये इसी v naught वेलोसिटी से जाता रहेगा या फिर इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, रुक जाएगा, वापस लौट के आएगा, बिना सॉल्व किए हुए बताया जा सकता है या नहीं. ओके, लेट्स ट्राई. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या है सेटअप, क्या है वो भी समझ में आ गया है ना. तो पहला सवाल मेरा यही है कि हम इसकी मोशन को समझना चाहते हैं कि क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं. ठीक है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो mg भी परेशान नहीं कर रहा है. mg ऐसा इनटू द बोर्ड लग रहा होगा, नॉर्मल उसे बैलेंस कर रहा होगा. तो एज सच पुराने फोर्सेस तो एक भी नहीं है जो यहाँ पे इसकी मोशन को अफेक्ट करने वाले हैं. हाँ, मैग्नेटिज्म जरूर है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो उसको चेक कर लेते हैं अपन. सो सी हियर, ये स्लाइडर, इसका नाम दे देते हैं चलो CD. ये स्लाइडर आगे जा रहा है, बिल्कुल स्लाइडर आगे जा रहा है. आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैराडे लॉ एज वेल एज मोशनल EMF. यू आर फ्री टू थिंक. ठीक है, चलो पहले मोशनल EMF से सोच के देखते हैं. तो एक कंडक्टिंग रॉड है, दिस स्लाइडर इज कंडक्टिंग. ठीक है, कंडक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है. ठीक है, सो डेफिनेटली यहां पे चार्ज सेपरेशन होगा. कौन सा हाई कौन सा लो बनेगा जरा चेक कर लेते हैं. V क्रॉस B सिंपल सा, C हाई बन रहा है और D लो बन रहा है. तो C बन रहा है हाई पोटेंशियल, D बन रहा है लो पोटेंशियल. तो ये एक बैटरी के जैसे बिहेव करेगा, है ना. और वो बैटरी का हाई पोटेंशियल C पे, लो पोटेंशियल D पे. तो एक इक्विवेलेंट सर्किट सा बन जाएगा. देखो इस टाइप का, एक तो रेजिस्टेंस यहाँ R दिया है, इसके साथ बैटरी का हाई पोटेंशियल नीचे लो, और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी R है. ये C है, ये D है. ऐसा सर्किट बन जाएगा यहाँ पे, है ना. इसका अपना EMF आएगा किसी भी टाइम पे. इसकी वजह से यहाँ पे क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा. तो इसमें भी करंट फ्लो होगा. करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है भाई, D से C. इस स्लाइडर में हो रहा है कि नहीं, D से C. तो करंट फ्लो हो रहा है स्लाइडर में D से C किसी भी टाइम पे. करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड experiences force. Yes or no? Now where will the direction of that force, क्या होता है फॉर्मूला, I dl क्रॉस B. The good thing is कि इसकी लेंथ के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सीधा IL क्रॉस B लगा देंगे. अब L किधर है, L की डायरेक्शन करंट डिसाइड करता है. सो B अंदर, L क्रॉस B. कैन यू चेक, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. सो मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है कि नहीं. सो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा पीछे, और ये मैग्नेटिक फोर्स इसे क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा. करेगा कि नहीं. ठीक है, अब मुद्दा उठता है क्या इसे रोक देगा. तो मैग्नेटिक फोर्स
खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। करंट किस पे डिपेंड करेगा? ईएमएफ पे। ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पे। मतलब मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे। तो जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी कम होता जाएगा। तो ये एयर ड्रैग जैसी सिचुएशन होगी कि आप तेज चलोगे तो ज्यादा खींचेंगे, स्लो चलोगे तो कम खींचेंगे। समझ में आ रही है बात? ये स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, पर कभी एग्जैक्ट रेस्ट पे नहीं आएगा। इट विल रीच टू द स्टेट ऑफ नियरली रेस्ट। समझ में आ रही सिचुएशन कहां जा रही है? ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ से क्या पता चल रहा है अपने को कि ये जो स्लाइडर है वो स्लो डाउन होगा, वापस आने वाला नहीं है। वेल, लेट अस कंसीडर फ्रॉम द फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ पर्सपेक्टिव। तो भाई लूप चाहिए। ये एक लूप दिख रहा है आपको। जैसे जैसे स्लाइडर राइट की तरफ जा रहा है लूप का एरिया बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। तो उसे अपोज करने के लिए एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तो इंड्यूसिंग फील्ड किधर प्रोड्यूस होना चाहिए? जो इंड्यूस्ड फील्ड है, सॉरी, किधर प्रोड्यूस होना पड़ेगा? फिर आउट ऑफ द बोर्ड होना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है यहाँ पे। आउट ऑफ द बोर्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट किस सेंस में चाहिए? क्या इसी सेंस में करंट आ रहा है? यस। बाकी कहानी वापस से सेम। ये किसने बता दिया आपको? फैराडे लॉ ने। लेंज लॉ ये भी बोलता है कि इट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस में। मतलब अगर जब तक स्लाइडर चलता रहेगा तब तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो हीट क्या नो वेयर से प्रोड्यूस हो रही है? नो। कहां से प्रोड्यूस हो रही है? ऑन द बिहाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्लाइडर। सो डेफिनेटली स्लाइडर की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है कि बिना कोई इक्वेशन लिखे हुए हमने ये कंक्लूड कर लिया कि व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ दिस स्लाइडर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो क्वेश्चन यहां पे क्या है? वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस स्लाइडर एज फंक्शन ऑफ टाइम। velocity of slider as function of time, और at t equal to 0 उसे कितनी वेलोसिटी दे दी गई है? v नॉट। v नॉट उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छी बात है भाई। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, ये t equal to 0 का डायग्राम आप देख रहे हैं। मैं किसी भी t equal to t का डायग्राम बना देता हूं, तो ये स्लाइडर थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो देखते हैं t इक्वल टू टी पे क्या होगा। सो नाउ दिस स्लाइडर इज हियर, दिस इज एनी t इक्वल टू टी। इसकी वेलोसिटी कम तो होनी है, ये तो अपन ने समझ ही लिया। मान लो v नॉट से कम होके v हो गई। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? पीछे, पीछे लग गया। अच्छी बात। तो जरा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाल लें। रिटार्डेशन भी होगा इसके पास, माइनस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा इसके पास। फिर अपन एक्सेलरेशन की हेल्प से वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से। तो चलो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स इवेल्युएट करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा और कैसे आएगा? तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा आपके पास आई एल क्रॉस बी, जो कि यहां पे हो जाता है आई एल बी, क्योंकि एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री का आपको दिख रहा है। ठीक है। अब करंट निकालना है। करंट यहां से निकल जाएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आती है? एल वी बी, है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये भी फुलफिल हो रहा है। तो अपन कब सॉल्व कर रहे हैं? एट टी इक्वल टू टी। एट टी इक्वल टू टी ईएमएफ की वैल्यू होगी आपके पास एल वी बी। इनिशियली कितनी होगी? एल वी नॉट बी, पर हम टी इक्वल टू टी पे कर रहे हैं। सो एल वी बी, तो क्या आएगी आपके पास ईएमएफ की, करंट की वैल्यू? ई डिवाइडेड बाई टू आर मीन्स एल वी बी डिवाइडेड बाई टू आर। इसको यहां पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बनेगा? एट टी इक्वल टू टी इट विल बी इक्वल टू, अच्छा इस एल को कैपिटल एल ही लिख लेते हैं अपन। तो क्या बन जाएगा देखो भाई, एल वी बी बाई टू आर, ये तो हो गया आई एल बी। तो मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है अपने पास एल स्क्वायर वी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं बचा है। आपके पास एक फोर्स है जो वेलोसिटी की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करोगे? फोर्स को लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखोगे डीवी बाई डी टी और इसे इंटीग्रेट करोगे। दैट्स द स्टोरी। ओके, तो अब आसानी से किया जा सकता है। तो चलो कर लेते हैं। तो
ये यहां से मैं इसे लिख दूंगा, मास ऑफ स्लाइडर यू विल नीड, सो लेट मी गिव यू द मास ऑफ स्लाइडर as m. So you will get mass into acceleration is equal to L square V B square by 2r. और कोई फोर्सेस है नहीं यहाँ पे, इतना तो आता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन कोई एक सिंगल फोर्स नहीं होता है, वो नेट फोर्स के इक्वल होता है, पर यहाँ और कोई फोर्स नहीं है। आप देखिए mg इसका नीचे लग रहा है और उसे सपोर्ट करने के लिए ऊपर लग जाएगा नॉर्मल, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जा रही है आपको? एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जा रही है एल स्क्वायर v b square divided by 2mr। एक काम करते हैं, v को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सब कांस्टेंट टर्म्स है इनटू v। अब एक्सेलरेशन को क्या पुट करेंगे, dv by dt या माइनस dv by dt? वील पुट माइनस dv by dt, क्योंकि v टाइम के साथ कम हो रहा है। आप देखिए एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी है, सो पुट a as minus of, put it, so minus of dv by dt is equal to, अब ये टर्म कंटिन्यू रहेगा तो एक काम करता हूं मैं इस टर्म को कुछ p पुट कर देता हूं, बाद में लौटा देंगे इस वैल्यू को, ठीक है? तो क्योंकि इनमें कुछ वेरिएबल है नहीं, so it is pv, so what will you get, dv by v is equal to minus of p dt, p is constant not depending on time nor velocity, t equal to 0, what is velocity is v naught, t equal to t, what is velocity is we want to find v. So it will be ln of v by v naught is equal to minus of p t. So it will be v is equal to v naught, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास v by v naught is equal to e to the power minus pt। डिस्चार्जिंग आरसी जैसा इक्वेशन बन गया है ना? रिवाइज कर रहे हो आरसी, है ना? नहीं पता चले कि जब तक हम एलसीआर पे पहुंचे तो सीआर उड़ जाए हमारा। तो v आ गया हमारे पास v नॉट e टू द पावर माइनस p कितना है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mr, लौटा दिया अपन ने, इनटू t। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। और इसे अगर अपन प्लॉट करना चाहें वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इनिशियली ये v नॉट है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, पर कभी जीरो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे ही कौन भी डिक्रीज कर रहा है, फोर्स। ठीक है भाई, तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे लॉजिकली भी समझ सकते हो, कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाने वाली है। ओके चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट लिखिए। इफ वी डिजायर टू मूव द वायर with constant speed, move the wire with constant speed, v naught, constant speed v naught, then what should be the applied force? तो मुझे कितना फोर्स इस पर लगा के रखना पड़ेगा? ओरल क्वेश्चन है ना? आंसर भी आ गया होगा आप लोग अब तक। तो कितना लगा के रखना पड़ेगा भाई? मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल लगा के रखना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये किसी भी वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फोर्स ये लग रहा है, तो मुझे कितनी वेलोसिटी मेंटेन करानी है? वी नॉट। यस, तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2r। तो इतना ही क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक्सटर्नल फोर्स। और किस डायरेक्शन में? ये भी पूछ सकता था यहाँ पे सिंपल बिना कुछ किए कि अगर मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहूं तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? तो आपको पहले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ती और इसके अपोजिट में आपको क्या लगाना पड़ता? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई आपके पास? एल स्क्वायर वी नॉट बी स्क्वायर बाई 2r। चलो ठीक है, थर्ड पार्ट। पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट, जो कि ये फोर्स लगा रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट
आपको पता नहीं है। ये पार्ट 2 के कंटिन्यूएशन में ही है, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिससे आपका स्लाइडर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी नॉट से, तो वो एक्सटर्नल एजेंट कितनी पावर सप्लाई कर रहा होगा। भाई कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी है ना, मैकेनिकल पावर। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, पावर सप्लाइड, एक और वी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जरा निकालिए द पावर dissipated in resistors as heat in this। तो हमने यहां तक कर लिया कि F एक्सटर्नल आ गया मेरे पास कितना, L स्क्वायर वी नॉट बी स्क्वायर बाई 2R, पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो मैं निकाला F एक्सटर्नल डॉट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं वो, तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना मिल गया आपको, L स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस यू गॉट L स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। अच्छा, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर्स, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर्स एज हीट क्या आएगा, दो तरीके हैं, या तो इंडिविजुअल लिख लो या टोटल। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, आई ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो डायरेक्ट लिख लू मैं आई स्क्वायर इंटू 2R। तो करंट कितना है किसी भी टाइम पे, अच्छा मैंने मिटा दिया करंट का फंक्शन, तो करंट आता है आपके पास, ये ईएमएफ है आपके पास एल वी नॉट बी, ये टी इक्वल टू 0 की बात चल, मतलब वी नॉट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है ये इस बार, तो सो एल वी नॉट बी डिवाइडेड बाय 2R, ये है आपका करंट। तो जरा पुट कर लेते हैं, एल वी नॉट बी डिवाइडेड बाय 2R, इसका स्क्वायर इंटू 2R। सो व्हाट वी आर हैविंग, एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव कर रहा है यहां पे, बिल्कुल एक मूक दर्शक की तरह, कुछ ना अपना देना ना कुछ किसी से लेना, कर क्या रहा है वो देखो, एक्सटर्नल एजेंट जितना पावर सप्लाई कर रहा है उतना ही पावर किसके फॉर्म में जा रहा है, हीट के फॉर्म में। यस, मैग्नेटिक फील्ड कर क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक मैकेनिज्म का काम कर रहा है जो कि आपकी मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, आपने रजिस्टर लगा रखे इसलिए हीट में जा रहा है, आप अगर अभी मोटर लगा दो तो पंखा चलने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या कन्वर्ट करा रहा है वो, आपके मैकेनिकल पावर को किस में कन्वर्ट करा रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, पर वो खुद कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहा है। वैसे भी हमने पढ़ा भी है कि मैग्नेटिक फील्ड का पावर कितना होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के कैसा लगता है, किस पे, एक चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। यस, खैर लेकिन करंट कैरिंग एलिमेंट पे तो ऐसा नहीं हो रहा था, करंट कैरिंग एलिमेंट पे तो उसकी वेलोसिटी की लाइन में ही लग रहा था, यानी उसे डीएक्सेलरेट कर रहा था वो। खैर चलो अच्छी बात है, ये हमें समझ में आ गया यहाँ पे कि क्या चल रहा है। ओके तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट is finally converted into heat in resistors। मतलब आपको अगर एक स्मूथ सरफेस पे एक बॉडी को स्लाइड करके गर्म करना है, तो स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन तो गर्म करा नहीं सकता, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका हो जाएगा गर्म करने का। खैर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। नीडी स्टूडेंट्स कैन स्किप दीज क्वेश्चंस, आपसे नहीं पूछे जाएंगे ये।
तो इस बार का क्वेश्चन पुराने जैसा ही है, सिर्फ एक ही चेंज किए है। सेम इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। स्लाइडर की लेंथ L है, स्लाइडर का मास M है, ठीक है। ये रेल्स स्मूथ है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, उनका रेजिस्टेंस 0 है। ये सारी बातें पुरानी की तरह ही है। मैग्नेटिक फील्ड भी वही दिया हुआ है, यूनिफॉर्म। बट इस बार इसे एक कांस्टेंट फोर्स F0 लगा के रेस्ट से स्टार्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज है, लिख सकते हो आप, स्लाइडर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट at equal to 0 under influence of a constant force. और ये फोर्स लगा के रखाया गया हमेशा। तो आपको बताना है वापस से वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एज फंक्शन ऑफ टाइम। स्लाइडर की इंफॉर्मेशन सेम टू सेम है, उसकी लेंथ L है, मास M है, रेजिस्टेंस R है, और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इसे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रीट करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन करिए। वेल, कहानी वही है। स्टार्टिंग में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो कोई EMF नहीं रहेगी इस पार्ट में, कोई करंट नहीं रहेगा, कोई फोर्स नहीं रहेगा। बट विद इन नो टाइम इससे कुछ छोटी सी वेलोसिटी मिल जाएगी क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। तो अपन किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पे कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए एट t इक्वल टू टी इसके पास कुछ वेलोसिटी v आ गई। इट वाज t इक्वल टू 0, दिस इज t इक्वल टू टी। इसके पास कुछ वेलोसिटी v आ गई। फोर्स ऑलरेडी कौन सा तो लग ही रहा है, F0, ये CD। अब भाई ये एक बैटरी के जैसे बिहेव करने लगेगा। V क्रॉस B, ऊपर C हाई पोटेंशियल, तो इसका एक सर्किट बना सकते हैं पुराने जैसा ही, कि एक रेजिस्टेंस R, बैटरी इस तरीके की। पोलैरिटी कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक, और इसमें कुछ EMF इंड्यूस हो रही है। किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो t इक्वल टू टी पे इंड्यूस्ड EMF कितनी आएगी, LVB, ठीक है। करंट कितना आएगा, LVB यानी E बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो इट विल बी LVB बाय 2R। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आप पढ़ के आए ही हो, तो यहाँ पे वो कलाकारी करता है, कुछ रेजिस्टर्स बढ़ा देता है या कुछ, तो वो तो आप हैंडल कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो नई बात है कि ये स्लाइडर एक बैटरी के जैसे बन जा रहा है, तो इट्स ए गुड situations where they can check the concept of kinematics, they can check the concept of laws of motion along with the magnetism, okay, as well as small part of current electricity। तो अगर मुझे एक ही क्वेश्चन लेना है और इन सब चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपका चेक करना है, then this part of electromagnetic induction is best, okay। So here you got the current। well, let's write the magnetic force। so magnetic force आपके पास आ जाएगा वही पुराना फॉर्मूला, I dl क्रॉस b, बाकी सब 90 डिग्री पे है ही, तो इट विल बी I L B। I की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो इट विल बिकम L स्क्वायर B स्क्वायर इंटू V डिवाइडेड बाई 2R। यस, बढ़िया। मैग्नेटिक फोर्स आ गया। मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेल, अब इसका एक्सेलरेशन तो कौन बड़ा है स्टार्टिंग में, भाई मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 ही है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, जबकि F0 तो एक फिक्स वैल्यू है।
तो क्या होगा, एफ नॉट तो एक फिक्स वैल्यू है, आपका जो एफ बी है वो जीरो से बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा, तब तक तो एक्सेलरेट ही करता रहेगा ये, है ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो डू यू थिंक कि एक टाइम पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगेगा? अरे कार्स में यही तो होता है एग्जैक्टली कि अपन ने कार चालू की, है ना, फर्स्ट गियर डाला, स्पीड अप, सेकेंड थर्ड फोर्थ जितनी भी गियर है उसमें टॉप गियर पे पहुंच गए, फुल थ्रॉटल प्रेस कर दिया, भाई कार दिखा रही है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है वो, अब बढ़ ही नहीं रही है, पेट्रोल तो अब भी खत्म हो रही है उसमें। तो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में क्यों बढ़ा दी उस इंजन ने स्पीड? क्योंकि स्टार्टिंग में ड्रैग फोर्स कितना लग रहा था, बहुत छोटा। तो स्टार्टिंग में इंजन जो ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था नीचे, जो फ्रिक्शन लग रहा था आगे, वो कुल मिला के नेट फोर्स सामने की तरफ था, स्पीड बढ़ रही थी। जब आपकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर हो गई तो तब क्या हुआ, तब ड्रैग फोर्स ने आपके कार पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट फोर्स था, व्हील्स जो फ्रिक्शन लग रहा था उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो अब आपकी कार की स्पीड नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सेम वे हियर, लेट अस फोकस। एक कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट लगा हुआ था जिससे वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एफ बी बढ़ रहा था। तो क्या होगा, एफ नॉट तो यहां पे है, एफ बी यहां से उठता 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 एक टाइम आएगा जब वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट के। क्या एफ बी क्रॉस कर सकता है एफ नॉट को? एफ बी क्रॉस एफ नॉट को कब करेगा, जब वी और बढ़े, और वी तब बढ़ेगी जब नेट फोर्स हो। जैसे ही नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगेगा। ये कहानी मैंने किस और चैप्टर में सुनाई थी, टर्मिनल वेलोसिटी टर्म मैंने कहीं पढ़ाया था फ्लूइड्स में, यस, इन द पार्ट विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। रेन ड्रॉप्स सब एटमॉस्फेयर में फॉल करती है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती है। वहां भी यही कहानी थी कि एक कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा था, है ना, और साथ में ड्रैग फोर्स था 6 पाई ईटा आर वी, वो v के प्रोपोर्शनल था। तो v बढ़ती जाती थी बढ़ती जाती थी, एक टाइम आता था जब 6 पाई ईटा आर वी mg के इक्वल हो जाता था, और उस टाइम पे वो जो आपकी ड्रॉप है वो क्या एक्वायर कर लेती थी, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, उसे ही क्या बोलते थे हम, टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा ये वायर? आंसर इज यस। ठीक है, तो before going to the actual answer of this question, let us find what will be the value of that terminal velocity. तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो यहां पे एक कहानी जरूर लिखनी है जो मैं सुना रहा था, एटलीस्ट 2 लाइन तो लिखनी चाहिए हमें, कि एफ नॉट, इनिशियली एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ बी, ओके, इनिशियली एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ बी means the slider will accelerate, velocity will increase, so fb will increase, and there will be an instant, there will be an instant when fb will become equal to f naught, okay, and after that instant velocity will become constant. At one instant fv will become equal to f naught, and after that instant velocity will become constant, और उसी constant velocity को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो जरा देखो कैसे निकलेगी। तो मान लेते हैं लेट एट t equal to t naught it acquires terminal velocity. तो उस मोमेंट पे आप एफ बी को किसके इक्वल कर दोगे, एफ नॉट के। तो एफ बी क्या है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, v को vt लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू एफ नॉट। सो कैन आई फाइंड vt? सो vt कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2r एफ नॉट डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। अगर सिर्फ यही पूछा जाता तो यही खत्म हो जाता, पर मुझे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए,
तो ये अलग कहानी निकाल के रख दिया, अपन यहां से क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो किसी भी टाइम पे स्लाइडर के पास दो फोर्स लग रहा है, एक एफ नॉट, दूसरा एफ बी, और स्लाइडर एक्सेलरेट कर रहा है इधर, और इसके पास वेलोसिटी है v। तो आप इसका एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, एफ नॉट माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एम, और a को क्या लिखोगे, प्लस ऑफ dv बाई dt। यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिक्रीज तो हो ही नहीं रही है वेलोसिटी। सो dv बाई dt आपके पास कितना आ जाएगा, एफ नॉट माइनस एफ बी आपको मिल चुका है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2r डिवाइडेड बाई m। तो dv बाई dt इज इक्वल टू एफ नॉट बाई m माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2mr। ये आ रहा, अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, कर लीजिए। तो एलसीएम ले लें, या जैसा चल रहा है वैसे ही चल लेना, चलो ऐसा ऐसा चल रहा है वैसे ही चलता। तो dv डिवाइडेड बाय एफ नॉट बाई एम माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी बाई 2mr इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट, t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू t पे आपकी वेलोसिटी v है, यू नीड टू फाइंड इट। तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, है तो ये सिंपली dv डिवाइडेड बाई a माइनस, ये एक फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर है, ये आप देख रहे हैं ना, इसे आप a मान लीजिए, और ये सारे टर्म भी कांस्टेंट है, इसे आप कुछ b स्मॉल b मान लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, dv डिवाइडेड बाई a माइनस bv। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 बाई b। तो इंटीग्रेशन आएगा मेरे पास माइनस ऑफ 1 बाई b ln ऑफ a माइनस bv, लिमिट फ्रॉम 0 टू v, और यहाँ इंटीग्रेशन t आएगा। तो क्या आ रहा है अपने पास, ये ln ऑफ a माइनस bv माइनस ln ऑफ a इज इक्वल टू माइनस bt। मैं इस टर्म को b लिख दिया हूं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2mr को, और एफ नॉट बाय m को a लिख दिया हूं। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे ln ऑफ a माइनस bv डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू माइनस bt आ रहा है ना। आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा। तो देखो जेई मेंस की बात करूं मैं, तो आपसे क्या पूछ सकता है वो जेई मेंस में, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो काफी लंबा हो जाता है सॉल्व करने में, तो एडवांस भी अगर पूछेगा तो पैराग्राफ टाइप में पूछने का ट्राई करते हैं इधर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस bv बाय a इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस bt। a माइनस bv इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस bt। तो bv आ रहा है a 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt। ये चार्जिंग आरसी जैसा सॉल्यूशन निकल के आया है ना। चार्जिंग आरसी में भी तो यही होता था, चार्ज जो था वो मैक्सिमम की तरफ अप्रोच करता था। तो यहां मैक्सिमम मतलब vt है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो फाइनली वैल्यूज लौटा देते हैं और देखते हैं। तो v आ गया अपने पास a बाई बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। चलो वैल्यू लौटा देते हैं। तो a मैंने क्या एज्यूम किया है, a इज एफ नॉट बाय एम, a इज एफ नॉट बाय एम। सो एफ नॉट बाय एम, b इज एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mr। ये हो गया a बाई बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mr इंटू टी। तो कैंसिल क्या हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है, और मेरे पास जो v है वो आ रहा है एफ नॉट इंटू 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म।
दिस इज योर आंसर। अब आप टाइम को इनफाइनाइट अप्रोच करा दो, t tending to infinite, this term will tend towards 0, it will become 1, so this is your terminal velocity. Check. Okay, so this is how velocity changes with time. If you want to plot the graph, तो ग्राफ किसके जैसे दिखेगा? चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ इन चार्जिंग आरसी, कि वही इक्वेशन बनी है. So if I want to plot the graph of velocity versus time, then it is starting from 0, it has to reach to this number vt. It will be like this. Okay. तो चलो एक और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन. टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ फाइंड करना है आपको उसमें, है ना, फटाफट से करके बताना. तो मिटा दो इसे. Okay, so next question. There is a slider और जो रेल्स है इस बार वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, दे आर इन a plane which is inclined with horizontal. So these are the rails. I hope you can understand. There is a slider. This is the slider. सारी बातें वैसी है. इसका मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस r. There is a resistance, same r. Now there is a magnetic field which is uniform and vertically upward. ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो नीचे लग रहा है. फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी. And it starts from rest. Okay, this slider is released from rest. Try. कैसे करेंगे इसे? तो कहानी वही है कि स्टार्टिंग में, और ये जो रेल्स है वो स्मूथ है, ठीक है, दीज रेल्स आर स्मूथ, हैव जीरो रेजिस्टेंस, दीज रेल्स. तो पहले क्या है आपके पास, इधर एक कांस्टेंट फोर्स कौन सा लग रहा है नीचे की तरफ, mg sin थीटा, है ना, जिसकी वजह से स्लाइडर नीचे आएगा. ये एफ नॉट का रोल प्ले कर रहा है, पुराने एग्जांपल से कंपेयर करें तो. अब मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है पहले वो पता कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा. बाकी फोर्सेस भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन डायरेक्शन में ऐसा. यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा नीचे, mg cos थीटा. ऊपर नॉर्मल, ठीक है, mg cos थीटा, इसके ऊपर ऐसा नॉर्मल. ये सब ये बोर्ड के अंदर है टोटली और ये बोर्ड से बाहर है ऐसा. ओके,
मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं, तो इसे वेलोसिटी किधर मिलेगी किसी भी टाइम पे? नीचे की तरफ। इसको सी बोल देता है, इसको डी बोल देता है। तो करंट किधर बन रहा होगा? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर और ये स्लाइडर नीचे की तरफ जा रहा है। सो क्या मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? जी नहीं, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट हम सेंस तो निकाल ही सकता है। सो V क्रॉस B जब मैं करूंगा, V मेरा ऐसा नीचे की तरफ है और B की तरफ लेके आऊंगा, तो D इज बिकमिंग द हाई पोटेंशियल। कैन यू फील इट? ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं वीडियो में नहीं बता सकता ऐसे, है ना। एक बार और ट्राई करता हूं मैं समझाने का। जो V है वो नीचे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। और जो स्लाइडर है उसका D पॉइंट मेरी तरफ है, C पॉइंट बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो अब आप समझिए V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो मेरी तरफ ही पॉइंट कर रहा है मेरा थंब, मतलब D हाई पोटेंशियल बन रहा है और C लो पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो D बन गया आपका हाई पोटेंशियल, ये बन गया लो पोटेंशियल। तो इसका जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दिस इज D, दिस इज C, ये रेजिस्टेंस E इंड्यूस्ड, और करंट इस तरीके से। तो करंट कहां से कहां आ रहा है? C से D, किसमें? स्लाइडर में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स तभी समझ सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस व्यू में इसका डायग्राम बना लेते हैं, इट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड सामने से। तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा, CD पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है, एक ही पॉइंट दिखेगा। तो इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो कैसा बनेगा? देखो, इट विल बी लाइक दिस, ये एंगल थीटा। करंट C से D की तरफ है, यानी करंट मेरी तरफ आ रहा है। तो ये मैं जो डॉट दिखा रहा हूं आपको, ये मेरा स्लाइडर है, और ये जो डॉट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? डॉट बता रहा है कि इसमें जो करंट है स्लाइडर में वो मेरी तरफ है, ठीक है, ताकि मैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लिख पाऊं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा ऊपर है। अब भाई देखो, आई डी एल क्रॉस बी, तो आई बोर्ड के बाहर, बी इधर, तो एल क्रॉस बी जरा करके देखो, एल क्रॉस बी, इट इज हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट, यस। सो आई एम गेटिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट इन दिस डायरेक्शन। और वैसे भी मैग्नेटिक फोर्स करंट के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, यस। अच्छा, मैं एक आपको रूल नहीं बताया, एक और रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, शायद आपने 10th में नाम सुना, बताऊंगा, एक अगली क्लास में बताता हूं। इससे भी आप ये डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। इधर ही बता दूं, अपन भटक जाएंगे, इससे बाद में बताऊंगा। तो ये एफ बी, और फोर्स कौन सा लग रहा है? एम जी साइन थीटा, नीचे एम जी कॉस थीटा, ऊपर नॉर्मल। एफ बी को रिजोल्व करना पड़ेगा, तो एफ बी को रिजोल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा आएगा। तो एफ बी का कंपोनेंट एक इधर बनेगा, इट विल बी एफ बी कॉस थीटा, और नीचे बनेगा इट विल बी एफ बी साइन थीटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब एक्वायर करेगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब एफ बी कॉस थीटा किसके इक्वल आना पड़ेगा? एम जी साइन थीटा, ठीक है। सो व्हेन it acquires or it gains terminal velocity, then FB cos theta must be equal to mg sin theta. बिलीव मी, आधी जनता डायरेक्शंस ही गलत निकालती रहती है हमेशा, उसको प्लेन्स नहीं समझ में आते, ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बोलूंगा तो डायरेक्शन है, उसे सीखिए। जो कंफ्यूजन है डायरेक्शन से रिलेटेड, छोटे छोटे डाउट हो सकते हैं, क्लियर करिए उनको, ओके। सो एफ बी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ बी की वैल्यू लिख लो, क्या होती है? आई डी एल क्रॉस बी। अब आप देखो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 90 डिग्री ऑलरेडी। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में है और लेंथ ऐसा है बोर्ड से बाहर, सो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। सो आई इंटू लेंथ इंटू बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी
साइन थीटा। बट यहां तो वेलोसिटी का टर्म ही नहीं दिख रहा, वेलोसिटी का टर्म दिखेगा करंट में। अब अपन करंट निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ई इंड्यूस्ड बाई 2r। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अब ई इंड्यूस निकालना है आपको मोशनल ईएमएफ से, उसमें बहुत ध्यान रखना है, उसमें आपका एल वी बी क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। उसे समझने के लिए एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूं इसी व्यू में। यह आपका रॉड है, ठीक है, उसके पास वेलोसिटी नीचे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो हमारी जो वेलोसिटी आप लोग देख रहे हैं, ये जो वेलोसिटी देख रहे हैं वो लेंथ के परपेंडिकुलर है, बट मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल पे है, 90 पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन रिजॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखो जरा, एंगल ये थीटा है, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, बी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, बी साइन थीटा। यस, देख लीजिए हमने कुछ गलती नहीं की है, वी आर ओके। नाउ जब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूंगा तो मैं बी का कौन सा कंपोनेंट यूज करूंगा, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड वेलोसिटी। सो ई इंड्यूस्ड का जो वैल्यू मुझे यहां पुट करना है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू वी परपेंडिकुलर विच इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर वी इंटू बी कॉस थीटा। एल वी बी जो फॉर्मूला है उसमें ऑल थ्री एल वी बी दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो हियर इट विल बी एल वी बी cos थीटा। ठीक है, सो बढ़िया है भाई। तो अब करंट कितना आ जाएगा आपके पास, एल वी बी cos थीटा डिवाइडेड बाय this 2r, so you will put it here and what will you get, you will get l square, है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में मैं, इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2r, और बचा v, और v किसके इक्वल है फिलहाल, v vt के इक्वल है जिस मोमेंट पे आप सॉल्व कर रहे हो। सो हियर v इज vt, द टर्मिनल इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अब आएगा आपका आंसर, ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, vt का, सो vt कम्स आउट टू बी, mg साथ में 2 भी आ जाएगा, तो इट विल बी 2 mg r साइन थीटा डिवाइडेड बाय l स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं क्वेश्चन क्लास में पूछता हूं तो लोग एक आध कॉस तो खो ही देते हैं, ठीक है, तो शायद ही कोई इसका एग्जैक्ट आंसर सही निकाला है पहले अटेम्प्ट में। पर ध्यान रखिएगा कुछ खास तो था नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्या सोचना था आपको कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। ओके, बढ़िया है। ओके चलो फिर इस पार्ट में इतना ही रख लेते हैं, इसके आगे अपन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू।